नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो 2024 में जो लाइन अटेंडेंस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको लेकर के। और उससे पहले जो है दोस्तों, उससे पहले हमारे जो 2016, 2017, 2018 लाइन अटेंडेंस तीनों जोन के जो हमारे लाइन अटेंडेंस के जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, और जो टेस्टिंग असिस्टेंट के जो पेपर हैं, प्लांट असिस्टेंट के जो पेपर हैं, सारे पेपर दोस्तों हमने इस वीडियो पे कवर किया है। आप लोग जो है वीडियो को पूरा अंत तक के देखें, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016, 2017 और 2018 में, ये आपसे दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए जो है पढ़ने में आसानी होगी कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस बुक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। और 6000 पोस्ट जो है दोस्तों वैकेंसी आने वाली है, और अभी से जो है आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें जो है, इस वीडियो में जो है, एक ही वीडियो में आपका जो है LA, TA, PA सारे ओल्ड पेपर जो हैं हम लोग कवर करेंगे। वीडियो लंबी रहने वाली है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2016 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2018 में जो हमारे LA, TA, PA के जो हमारे जो पेपर हैं, प्लांट असिस्टेंट, टेस्टिंग असिस्टेंट और लाइन अटेंडेंस के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, तो इस वीडियो पे जो है हम लोग 10 पेपर जो है हम लोग, जो लाइन अटेंडेंस, टेस्टिंग असिस्टेंट और प्लांट असिस्टेंट, सारे पेपर जो है हम लोग इस वीडियो पे सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें जो है सिर्फ स्पेशल जो है 75 नंबर का जो टेक्निकल है दोस्तों वही कवर करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। अभी तक के जो है किसी ने भी, मैं बोल रहा हूँ, किसी ने भी अभी तक लाइन अटेंडेंस, टेस्टिंग असिस्टेंट और प्लांट असिस्टेंट का पूरा पेपर जो है यूट्यूब में नहीं डाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है सभी तक के जो है शेयर कर दें, जो आपका LA, TA वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं। 6000 पोस्ट आ रही है दोस्तों, कंफर्म हो चुका है। जनवरी में आपकी लगभग एग्जाम भी हो जाएगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उससे पहले जो है हम लोग तैयारी स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है हमारा सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। और आज जो है स्पेशल हमारी लाइन अटेंडेंस, टेस्टिंग असिस्टेंट और प्लांट असिस्टेंट के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन पेपर को लिया है। हमारे पास टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन पेपर हैं 2016, 2017, 2018 से। उससे पहले के भी जो हैं सारे LA, TA के पेपर हमने कवर किया है। तो इसमें से जो है आपको 10 पेपर मिलेंगे। इसके 3 पार्ट आएंगे दोस्तों। ठीक है, आज जो है संडे का दिन है और आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो है हर संडे जो टू संडे जो है 10-10 पेपर के जो है क्लास लंबी रहेगी, पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट होने वाला है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन पेपर लिया है, ओल्ड क्वेश्चन जो पेपर है हमारे प्रीवियस ईयर के। और इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन जो है उसमें हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग जो है पूरा कंप्लीट देखें। अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, पास कर देते हैं या नहीं देखते हैं, तो वो आपकी गलती है दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन से रुकते हैं तो उसमें आप ही उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि इससे आपको क्या होने वाला है कि अगर आप लोग पेपर एक बार पूरे देख लेंगे ना, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, पर उससे क्या होगा कि आपके एक बार सारे क्वेश्चन पेपर अगर रिवाइज हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे MP KVCL LA, ये जो पेपर है 2017 का पेपर है। ठीक है, 300 नंबर का पेपर हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। और इसी में से जो है हम जो है टोटल टेक्निकल के जो क्वेश्चन हैं वही कवर करेंगे। टोटल आपके जो 75 नंबर का जो टेक्निकल रहने वाला है, हम लोग उसी को जो है इसमें कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, 75 नंबर का जो टेक्निकल है, सबसे पहले हम टेक्निकल ही देखेंगे। और सारे क्वेश्चन के जितने भी जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से हम लोग पूरा टेक्निकल कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। चलिए, ये आ जाइए। और ये पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आवेश कितना होता है पूछा है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों आपको पता होगा 1.6 गुणित 10 की घात आपका -19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, -19 कूलाम आवेश आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट परिपथ में 200 मिली सेकेंड में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। दोस्तों, किसी विशिष्ट परिपथ है, कोई एक विशिष्ट परिपथ है, 200 मिली सेकेंड में 10 कूलाम का आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
50 एम्पियर। अगर दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, दोस्तों मैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लगने वाला है, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हम इसके सॉल्व करने लगेंगे तो दोस्तों टाइम बहुत हो जाएगा। अगर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बने तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन पाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करके स्क्रीनशॉट लेकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 3 लाल रंग से चिन्हित प्रतिरोधक का मान होता है। 3 लाल रंग से चिन्हित प्रतिरोधक का मान होता है पूछा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 ओम वाले 10 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े हैं और फिर 10 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़े गए हैं। यदि एक प्रतिरोध खुल जाता है तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी? अगर दोस्तों परिपथ अगर ओपन हो जाता है, अगर शॉर्ट हो जाता पूछता तो धारा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर परिपथ ओपन हो जाता है तो आपको पता है धारा कितनी हो जाएगी आपकी 0.0, मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कनेक्शन के लिए एक डीपीडीटी स्विच में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कनेक्शन के लिए एक डीपीडीटी स्विच में कनेक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 6। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आरएल समांतर परिपथ में यदि शुद्ध प्रतिरोधक से IR और शुद्ध प्रेरक से IL धारा आती है तो IR और IL के बीच में फेज संबंध कितना होगा? दोस्तों कुल मिला के आपका जो है आपका एक प्रकार से उनमें संबंध पूछा है कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, आगे देखते हैं। आरएल सर्किट की बात किया है इसलिए 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध ज्यावक्री तरंग रूप का आकृति गुणांक क्या होता है? तो आकृति गुणांक पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। आकृति गुणांक आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर का मान आपको पता है 1.11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई हानि नहीं होती दोस्तों। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता भी अगर आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा 100% उसकी दक्षता होती है। ठीक है, हानि 0% होगी, कोई भी हानि नहीं होती उसमें। आगे देखते हैं, चाहे आदर्श ट्रांसफार्मर बोले, आदर्श मशीन बोले, कोई भी चीज अगर आदर्श है तो उसमें किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस परिपथ में अनुनाद हो सकता है? निम्नलिखित में से किस परिपथ में अनुनाद हो सकता है? तो आरएलसी सर्किट जो होता है अनुनाद की स्थिति में उसमें बनती है। अगला है, चल लौह यंत्र के प्रयोग से, ठीक है, चल लौह यंत्र के मूविंग आयरन है ना, चल लौह यंत्र मतलब मूविंग आयरन यंत्र के प्रयोग से खालिस्तान का मापन किया जा सकता है। तो मूविंग आयरन से दोस्तों याद रखिएगा आपका एसी और डीसी दोनों धारा हम इसमें माप सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि जो पेपर का जो सिलेबस है और जितना जो हमारे जो टेक्निकल का जो सिलेबस है उसमें क्या है, काफी क्वेश्चन जो है इजीली पूछे जाते थे। अब दोस्तों थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक सुचालक 2 सेकंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और उसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ कितनी होगी? दोस्तों इसमें 50 वोल्ट है। जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनते तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इनके बीच संबंध दर्शाता है। तो बल की दिशा, धारा की दिशा और फ्लक्स की दिशा। दोस्तों जो हमारा जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, याद रखिएगा, बाएं हाथ का नियम अगर पूछा जाता है तो आप हमेशा याद रखिएगा, मोटर में जो है, मोटर में चालक की बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और अगर दायां हाथ पूछा जाए तो डीसी जनरेटर जो है हमारा, डीसी जनरेटर है ना, उसमें आपका ईएमएफ ज्ञात करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बी एच कर्व इनका आलेखन है। तो बी एच जो कर्व है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और एम्पियर टर्न प्रति मीटर का जो है एक आलेखन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रवेश्यता इसका व्युत्क्रम होती है। प्रवेश्यता को इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस जो है प्रतिबाधा का विलोम होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऐसी परिपथ में 3 शाखाएं एक नोड से जुड़ी है, शाखा 1 से, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, शाखा 1 से 10 और लोड जो है इसमें जो एंगल है 0 अंश और ए और शाखा जो 2 है उसमें से 10
और लोड एंगल 90 अंश है, तो ए धारा प्रवाहित होती है। तीसरी शाखा की धारा क्या होगी पूछा है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे ना बन पाए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 14.14 और जो एंगल है वो 45 अंश का रहेगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मीटर समकालीनी प्रकार के यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मीटर जो है समकालीन प्रकार के यंत्र में जो है प्रयोग किया जाएगा, यही पूछा है आपको। ठीक है, तो इसमें जो है ऊर्जा मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है उसका जो सिद्धांत है आपको पता होगा कि हमारे फैराडे के नियम के अनुसार जो है वो वर्क करता है। फैराडे के नियम के अनुसार जो है उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे आपका जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक पक्ष पर मतलब प्राइमरी पक्ष में 200 और द्वितीयक पक्ष में जो है 20 टर्न है। यदि हम इसकी प्राथमिक सतह पर 200 वोल्ट डीसी लागू करते हैं तो द्वितीयक सतह पर वोल्टेज क्या होगी। ये इसका जो है आपका 0 वोल्ट होगी। आगे देखते हैं। 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का लगभग मान क्या होगा पूछा है। तो 0.15 ओम इसका याद रखिएगा। आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम शंट वाइंडिंग की बात करें तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। एक एससीआर में होते हैं तो 4 लेयर और 3 जंक्शन होते हैं। एक एससीआर में 4 लेयर और 3 जंक्शन होते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण शिथिलीकरण दोलित्र के रूप में प्रयुक्त होता है। शिथिलीकरण दोलित्र में इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर पूछा है आपका। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में आपका रूप में प्रयुक्त होता है पूछा है तो आपका यूजीटी। अगला है एकल चरण वर्ग ए में शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता सैद्धांतिक रूप से होती है। तो दोस्तों एकल चरण वर्ग ए में शक्ति प्रवर्धक की जो अधिकतम दक्षता है याद रखिएगा 25% होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकंपित बिना ट्रिगर का प्रयोग किए दोलित्र की तरह काम करता है। तो इसका जो है अनावस्थित है। अगला देखते हैं। एक आरएल श्रेणी परिपथ में R इज इक्वल टू 10 ओम और L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी है। L आपका इंडक्टर है। ठीक है, इस परिपथ का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो 10 मिली सेकेंड इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ये आपके जो कहना चाहिए जो पेपर से रिलेटेड हो या अदर आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। एल लंबाई के और बी फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखे हुए एक धारावाहक सुचालक पर लगने वाला बल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगला है निर्वात की अपेक्षित जो है परगम्यता होती है। परगम्यता को इंग्लिश में याद रखिएगा परमिबिलिटी। ठीक है, एक होती है। अगला है निम्न में से कौन सा घटक यूपीएस का अनिवार्य भाग नहीं है। तो बहुकंपित्र जो है मल्टी वाइब्रेटर इसका भाग नहीं है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन इसकी वजह से होता है। आपकी जो लेड एसिड बैटरी है उसमें सल्फेशन जो है किस वजह से होता है आपका क्वेश्चन है। तो अपूर्ण चार्जिंग की वजह से जो है लेड एसिड बैटरी में जो है सल्फेशन आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। तो स्पंजी लेड उसकी सक्रिय सामग्री मतलब चार्जिंग के दौरान उसकी सक्रिय सामग्री पूछा जाता है आपका। तो स्पंजी लेड है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाद जमा होती है उसमें अधिकांशतः होता है। तो दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाद जमा होती है उसमें अधिकांशतः जो है एंटीमनी लेड मिश्र धातु होती है। ठीक है, एक कुंडली में जमा ऊर्जा दोगुनी करने के लिए कुंडली की धारा में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि की आवश्यकता होगी। तो उसमें दोस्तों 41.4% की जो है उसमें वृद्धि की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में खालिस्तान रिटेंटिविटी और खालिस्तान जो है निग्राहिता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों की जो है उच्च होनी चाहिए। स्थायी चुंबक अगर हमको बनाना है तो अवरोधन शक्ति उसकी उच्च होनी चाहिए और उसकी निग्राहिता कोवर्सिटी जो है वो भी उच्च होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। दोस्तों किसी भी प्रेरण कुंडली में अगर धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में होगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार
का मीटर केवल दिष्ट धारा के माप के लिए उपयुक्त है, तो चल कुंडली प्रकार का जो है आपका मूविंग कॉइल यंत्र जो है आपका जो है इसके लिए उपयोगी माना गया है, ठीक है, डीसी के लिए। और अगर एसी डीसी दोनों की बात की जाए, इससे पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, मूविंग आयरन यंत्र जो होते हैं वो एसी और डीसी दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। एक धारा ट्रांसफार्मर में एकल टर्न की प्राथमिक वाइंडिंग और 200 टर्न की द्वितीयक वाइंडिंग है। इसमें 5 एम्पीयर के एमीटर से जोड़कर एसी धारा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था द्वारा प्राथमिक धारा का मान कितना होगा, पूछा है, अधिकतम मान कितना होगा, तो 1000 एम्पीयर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के यंत्र की रीडिंग तरंग रूप के प्रकार और मापित मात्रा की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, तो गर्म तार जो है इसका राइट आंसर है। अगला है हमारा, एक ज्यावक्रीय वोल्टेज 200 साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 3 दी गई है, वोल्टेज का औसत मान क्या होगा, तो 127.32 वोल्ट होगा। जितने भी आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे नहीं बन पाते तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, आप लोग जो है उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं, डेल्टा कनेक्शन के लिए 3 फेज वाले एक सिस्टम में लाइन धारा आईएल और समतुल्य फेज धारा आईपीएच के बीच कैसा फेज डिफरेंस होगा, तो आईएल और आईपीएच जो हमारी जो फेज धारा है और जो हमारी लोड धारा है, उससे जो है फेज धारा से जो है लोड धारा आपकी 30 डिग्री जो है बैक में रहेगी, ठीक है, पश्चगामी रहेगी। अगला है, 3 फेज वाले एक सिस्टम में शक्ति को मापने के लिए 2 वाट मीटर जोड़े जाते हैं। यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है, तो 3 फेज वाले लोड का शक्ति गुणांक क्या होगा, तो 0.5, ठीक है। अगला है, समान लोड के लिए यदि 3 फेज की आपूर्ति के फेज क्रम में परिवर्तन किया जाता है, तो आपका जो है फेज धारा का कोण जो है, ठीक है, फेज धारा का जो कोण है आपका वो बदलता है, और लेकिन परिणाम जो है नहीं बदलता, ठीक है। तो कोण बदलेगा लेकिन परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाला संतुलित स्टार कनेक्टेड लोड में 3 फेज की 3 तार वाली 400 वोल्ट की संतुलित सप्लाई से वो जुड़ा हुआ है। इस फेज में लोड के उदासीन बिंदु का विभव जो है पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका जो है 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 फेज के एक सिस्टम में शक्ति को 2 वाट मीटर विधि द्वारा मापा जाता है। अगर वाट मीटर की रीडिंग 1000 वाट और आपकी प्लस में 1000 वाट और माइनस में 1000 वाट है, तो निम्न में से क्या सही है, तो लोड का शक्ति गुणक 0 और कुल शक्ति 0 होगी, ठीक है। शक्ति गुणक भी 0 होगा इसलिए कि कोई पावर फैक्टर एंगल नहीं बन पाएगा, और आपका जो है शक्ति का मान भी कैसा होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आरएल श्रृंखला परिपथ में यदि आपूर्ति वोल्टेज में अनुकंपन बढ़ जाता है, तो निम्न में से क्या सही होगा, तो परिपथ में धारा घट जाती है। हार्मोनिक्स की, जब भी हार्मोनिक्स की आपकी बात की जाए तो याद रखिएगा, हार्मोनिक्स का मान अगर बढ़ता है तो आपकी जो धारा है वो घट जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 220 वोल्ट हीटर को 110 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है, तो इसके द्वारा बिजली की खपत जो है क्या होगी, 220 वोल्ट हीटर को अगर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा गया है, तो इसके द्वारा जो बिजली की खपत है वो 1/4 गुना जो है कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, 100 वाट की एक एकल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट एसी से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है, तो रोटर पर परिणामी आघूर्ण क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो परिणामी आघूर्ण है, मतलब जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक 3 फेज वाली प्रेरण मोटर 3 फेज वाली 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ने के बाद 1460 आरपीएम पर चलती है, तो मोटर के ध्रुवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या होता है, 1500 आरपीएम होता है, पर जो है 4 पोल में 1500 आरपीएम होता है, ठीक है, याद रखिएगा आंसर इसका 1500 ही आरपीएम आता है। पर इसमें क्या, जो आपकी जो 3 फेज प्रेरण मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें स्लिप का मान होने की वजह से क्या होता है, 40% जो है स्पीड उसकी कम हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर की
गति बदलने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर की गति बदलने के लिए उसके रोटर परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाता है? ठीक है, तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं। 3 फेज वाली बड़ी प्रेरण मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी स्टार्टर हमारे जब 3 फेज सिंगल फेज मोटर हो, सॉरी 3 फेज मोटर हो या सिंगल फेज मोटर हो या डीसी मोटर हो, जब भी हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी धारा को कम करने के लिए हम जो है स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाया जाता है? दोस्तों, डीसी शंट मोटर का अगर आपको कनेक्शन चेंज करना है तो आप फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज कर सकते हैं या आर्मेचर का जो है कनेक्शन, आर्मेचर वाइंडिंग का आप लोग कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसमें दिया है आपका आर्मेचर के टर्मिनल को उल्टा करके। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 3 फेज पिंजरानुमा प्रेरण मोटर का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कम्यूटेटर। ठीक है, 3 फेज पिंजरानुमा प्रेरण मोटर का हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। एक अल्टरनेटर में 2 पोल हैं जो 50 हर्ट्ज पर बिजली की आपूर्ति करते हैं। इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी? तो दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड जो है, सिंक्रोनस स्पीड का आपका एक फार्मूला होता है, याद होगा आपको, NS = 120 F/P। ठीक है, F/P। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज लेंगे आप लोग और पोलों की संख्या जो दी हुई है वो लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 RPM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 100 केवीए का 3 फेज वाला अल्टरनेटर 440 वोल्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है और पूर्ण लोड शक्ति पर चल रहा है। शक्ति गुणक जो है 0.8 है। अल्टरनेटर की लाइन करंट क्या होगी? तो दोस्तों, अल्टरनेटर की लाइन करंट पूछा है तो 164 एम्पीयर होगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, जितने भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें दोस्तों टाइम होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको नहीं बन पाते आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाएंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डीसी श्रेणी की मोटर को बिना किसी लोड के उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा जो है उसकी जो गति है दोस्तों खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति बहुत उच्च हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपकरण और तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को आमतौर पर किसका प्रयोग करके मापा जाता है? दोस्तों, विद्युत रोधी प्रतिरोध की जब भी बात करें तो आप मेगर का उपयोग करके मापेंगे घरेलू उपकरणों में। ठीक है, और मेगर के द्वारा आप लोगों को पता है इंसुलेशन का जो है प्रतिरोध भी मापा जाता है। घरेलू तारों में प्रयुक्त होने वाले 3 टर्मिनल हैं। दोस्तों, हमारे जो घरेलू तार हैं उसमें 3 टर्मिनल आपको याद होंगे, लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो यह खालिस्तान में काम करने के लिए अभिनत होता है। तो सक्रिय क्षेत्र में जब भी एक ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे, मतलब एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करेंगे, तो एक सक्रिय एक्टिव क्षेत्र के रूप में वो काम करेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। सिलिकॉन पीएन जंक्शन से गुजरने वाली अग्रदिश वोल्टेज का विशिष्ट मान होगा। तो दोस्तों 0.7 सिलिकॉन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, डायोड की पीआईवी रेटिंग होती है, पीआईवी पिक इनवर्स वोल्टेज होती है, पीआईवी का फुल फॉर्म। ठीक है, और रिवर्स बायस में इसमें उपस्थित अधिकतम वोल्टेज का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर सुचालक में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता? तो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध पे जो है ये निर्भर नहीं करता। अगला है हमारा, डीसी ड्राइव में उच्च स्पंद परिवर्तन मतलब पल्स कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, तो धारा की रिपल को हटाने के लिए। ठीक है, धारा की रिपल को हटाने के लिए करेंगे। आगे देखते हैं, एक एससीआर की अग्रदिश धारा, ठीक है, फॉरवर्ड धारा पूछा है, फॉरवर्ड धारा को खालिस्तान से कम करके उसे बंद किया जा सकता है, तो होल्डिंग धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेएफईटी एक है दोस्तों, जेएफईटी जो है एक वोल्टेज नियंत्रण उपकरण है। ठीक है, जेएफईटी। आगे देखते हैं, एक चॉपर परिपथ में ड्यूटी चक्र किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इसको आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा नया है। ठीक है, आगे देखते हैं। घरेलू विद्युत प्रेस में खालिस्तान तापमान नियंत्रित होता है,
तो थर्मोस्टेट के प्रयोग से दोस्तों विद्युत प्रेस जो होती है हम उसमें थर्मोस्टेट स्विच का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और थर्मोस्टेट स्विच जो है टेम्परेचर के अनुसार जो है वर्क करती है। आगे देखते हैं, यदि प्रकाश के स्रोत और प्रकाश प्राप्त करने वाले बिंदु के बीच की दूरी d है तो उस बिंदु पर प्रदीपन किसके अनुपात में होता है? तो दोस्तों 1/d² के रूप में उसका जो है अनुपात होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक आरएलसी श्रृंखला परिपथ में जब आपूर्ति की आवृत्ति अनुनाद की आवृत्ति से अधिक हो जाती है, मतलब जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो अनुनाद की आवृत्ति से अनुनाद की आवृत्ति से अधिक हो जाती है, तो आपका जो है सप्लाई धारा लागू वोल्टेज से पश्चगामी में रहेगी। याद रखिएगा, जो सप्लाई धारा है वो आपका वोल्टेज से पीछे रहेगी, बैक में रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, घरेलू वायरिंग का काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा साधन अनिवार्य नहीं है? तो सुरक्षा के जूते अनिवार्य हैं दोस्तों, आपके सुरक्षा के जूते बिल्कुल अनिवार्य रहेंगे, हाथ के दस्ताने भी अनिवार्य रहते हैं, विद्युत रोधी उपकरण भी अनिवार्य रहते हैं, गहरे रंग के सुरक्षात्मक चश्मा इसकी जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, आगे देखते हैं, घरेलू वायरिंग में फ्यूज या स्विच हमेशा खालिस्तान में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों वायरिंग जो है घरेलू वायरिंग उसमें फ्यूज और स्विच हमेशा आपको पता है श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। अगला है, विद्युत रोधकता के निम्न वर्गों में से किसमें उच्च तापमान सहन करने की क्षमता होती है? तो क्लास सी है। ठीक है, क्या है आपका? क्लास सी। ठीक है, क्लास सी। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, YAE BFHC। ठीक है, तो यार आज एक बार फिर हर्ट सा हो गया। ठीक है, यार आज एक बार फिर हर्ट सा हो गया। आपका इसमें देखेंगे तो आपको 15 का अंतर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 25 का अंतर मिल जाएगा, इसमें भी आपको 25 का अंतर मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको 20 का अंतर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, तो क्लास सी की टेम्परेचर जो सहन सीमा है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला है, सामान्य तापमान और दबाव पर शुद्ध हवा की परावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है? तो 3000 जो है वैक्यूम हाँ प्रति सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है उसका राइट आंसर। ठीक है, 3000 वोल्ट 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, परावैद्युतिक सामर्थ्य की इकाई होती है दोस्तों, ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य जो है किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर बोलो या वोल्ट पर सेंटीमीटर बोलो या किलोवोल्ट पर मीटर बोलो। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक आघूर्ण सबसे कम होता है? तो सेडेड पोल मोटर में जो आपका प्रारंभिक आघूर्ण है, जो टॉर्क है दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क, वो शून्य के करीब होता है। ठीक है, याद रखिए, कम तो बोल सकते हैं आप पर शून्य ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक विद्युत चुंबकीय रिले के 3 संपर्कों के नाम सी डैश एनसी और एक एनओ। ठीक है, इस नामकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कॉमन, नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल संरक्षण का उपयोग कौन से मामले में किया जाता है? तो आंतरिक भूमि के दोष के लिए जो है हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएस के अनुसार घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग की जाने वाले तारों की वोल्टेज ग्रेडिंग क्या होगी? तो उसकी वोल्टेज ग्रेडिंग 1100 वोल्ट होगी। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आरसीबी का प्रयोग आमतौर पर किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो आरसीबी जो है हमारी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, उसका उपयोग अर्थ लीकेज धारा को कम करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आपका नॉन टेक है 25 नंबर का, तो किस टाइप से नॉन टेक पूछा गया था, थोड़ा सा जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग पास करके देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉन टेक के क्वेश्चन हमने इसमें कवर नहीं किए दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, पेपर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और ये आपका नॉन टेक है, आपको किसी प्रकार से अगर कोई समस्या पाई जाती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 10 नंबर का जो है इसमें आपका मैं बता दूं कि 25 नंबर का आपका नॉन टेक होगा, जिसमें से आपका 10 नंबर का जीके जीएस होने वाला है, जीके जीएस, जिसमें आपके करंट अफेयर्स रहेंगे और आपका साइंस वगैरह एड रहेगा। 5 नंबर का आपका मैथ्स रहने वाली है, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है, और 5 नंबर का जो है आपका वो साइंस दे सकता है। ठीक है, 5 नंबर की आपकी साइंस भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसको अब देखते हैं। अब हम जो है अगले क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोग नॉन टेक जो है देख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉन टेक हम लोग कवर नहीं किए हैं, नॉन टेक में कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए हमने उसमें कवर नहीं किए हैं। ठीक है, अगला देख,
चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला पेपर है उसको देखते हैं। जो हमारा टेस्टिंग असिस्टेंट का जो पेपर था 2018 का, उसके क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम जो है टोटल 10 पेपर जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखें। और दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है यार वीडियो बनाने में। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और ये पहला क्वेश्चन हमारा टेस्टिंग असिस्टेंट के पेपर का, कोष प्रारूप सेल टाइप के जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें सामान्यतः खालिस्तान प्रकार के कोर उपयोग की जाती है। तो जो दोस्तों याद रखिएगा, जो सेल टाइप के जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आप लोग ई और आई प्रकार की जो है कोर यू यूज करेंगे। ठीक है, ई और आई प्रकार की। ठीक है, अगला है हमारा वोल्टमीटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त होने वाले ट्रांसफार्मर को विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं। विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का मानक निर्धारण रेटिंग जो होती है 110 वोल्ट होती है। ठीक है, 110 वोल्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन, वितरण ट्रांसफार्मर के किस भाग में अधिकतम ऊष्मा होती है। वितरण ट्रांसफार्मर मतलब जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें किस भाग में अधिकतम ऊष्मा होती है, पूछा गया दोस्तों। याद रखिएगा, जो वाइंडिंग जहाँ पे होती है ना, तो कोर आपका जो है कोर में वाइंडिंग होती है, तो कोर में हीटिंग का जो मान है दोस्तों वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कोर की जो हीटिंग है उसका मान सबसे ज्यादा होगा। और अगर हम कोर की बात करें तो कोर बनाई काय की जाती है, अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, अब सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं हम, तो दोस्तों हिस्ट्रेसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर के लिए। ठीक है, और लेमिनेशन क्यों करते हैं, जिससे कि आपका जो है एडी करंट लॉस जो है वो कम हो सके। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो है ब्रीदर का कार्य क्या है, तो टैंक में नमी के बहाव को रोकना। ठीक है, जो वायुमंडली से जो नमी आती है, ठीक है, तो वह क्या करता है, उस नमी को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पोलों की संख्या यदि पोलों की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 हो तो पोल पिच का मान क्या होगा, पूछा है। ठीक है, पोल पिच का मान क्या होगा, तो देखिएगा 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 6 स्लॉट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 स्लॉट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा स्लॉट्स की इसका जो पोल पिच अगर अपने को पूछा जाता है, पोल पिच अगर आपको पूछा जाए तो स्लॉट्स की संख्या बटे पोलों की संख्या, स्लॉट्स की संख्या बटे पोलों की संख्या। आगे देखते हैं, लैप और वेव कुंडलन के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है, तो दोस्तों लैप और जो हमारी वेव वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच जो है आपका बीच क्या प्रमुख अंतर है, पूछा है। तो कम्यूटेटर के संयोजन में, याद रखिएगा जो कम्यूटेटर का जो संयोजन होता है वो उसमें मुख्य अंतर होता है। ठीक है, और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो होती है, याद रखिएगा समांतर पथों की संख्या जो होती है पोलों की संख्या के बराबर होती है। और वेव वाइंडिंग में अगर पूछा जाए तो समांतर पथों की जो संख्या है ए बराबर वो होती है आपकी 2। और उसमें अगर लैप वाइंडिंग में अगर पूछा जाए तो ए इज इक्वल टू होता है पी, मतलब समांतर पथ की जो की संख्या आपका ए है, समांतर पथों की संख्या है, और ये पोलो की संख्या है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेप वाइंडिंग में और ये हो जाएगा आपका वेव वाइंडिंग में। आगे देखते हैं, एक ध्रुव सॉरी एक 8 पोल ध्रुव डुप्लेक्स लैप कुंडलन में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, तो देखो दोस्तों लैप कुंडलन बोला है, 8 पोल की द्विपथी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में पूछा है। याद रखिएगा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग मतलब 2 इंटू 8 कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि डुप्लेक्स बोला है तो डुप्लेक्स मान कितना होता है 2। ठीक है, आगे देखते हैं, डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण क्या है, दोस्तों जो डीसी मोटर है उसका जो वोल्टेज समीकरण, डीसी शंट मोटर में भी आप लोगों को ये वोल्टेज समीकरण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, V इज इक्वल टू ई बी, वी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई आर आई ए आर ए, मतलब आर्मेचर की करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको अपन वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, आई आर को वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या है आपका वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इसको आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं, तापमान बढ़ने के साथ कार्बन का प्रतिरोध घटता है। याद रखिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका है कि जो तापमान जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो कार्बन का जो प्रतिरोध है वो कैसा होगा, घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान प्रकार की वॉशिंग मशीन में खालिस्तान प्रकार की वॉशिंग मशीन में ठीक है, खालिस्तान प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के लिए खुद ड्रम घूमता है। तो दोस्तों टम्बलर होता है, उसमें एक
टम्बलर प्रकार की जो मशीनें होती है उसमें कपड़ों को धोने के लिए खुद जो ड्रम है वो घूमता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है? तो दोस्तों उसकी जो परमिबिलिटी होती है ना, उसकी जो परमिबिलिटी होती है वो निम्न परमिबिलिटी के होते हैं, इसलिए उसको जो है चुंबकित करना कठिन होता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता का अर्थ क्या है? मतलब उसकी चुंबकीय परमिबिलिटी का, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का अर्थ क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो बल की चुंबकीय रेखाओं के लिए सामग्री की चालकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रेक्टिफायर का मूल कार्य क्या है? दोस्तों रेक्टिफायर जो है उसका मूल कार्य क्या है? तो रेक्टिफायर जो दोस्तों याद करिएगा, रेक्टिफायर जो है आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और अगर आप इन्वर्टर की बात करेंगे, इन्वर्टर की अगर आप लोग बात करेंगे, याद रखिएगा, तो वो क्या करेगा, डीसी को एसी में परिवर्तित करेगा, डीसी को एसी में परिवर्तित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्वर्टर परिपथ का प्रयोग। देखिए अगला क्वेश्चन ही है, इसमें दिया हुआ है टेस्टिंग स्टैंड का जो पेपर हुआ था दोस्तों 2018 का, इतना शानदार पेपर हुआ था। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करे रहते, या अगर अभी कंडीशन में अगर ऐसा पेपर आता है, तो याद रखिएगा कट ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि पेपर बहुत शानदार था 2018 का टीए का पेपर। तो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग खाली स्थान को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, वोल्टेज और धारा को स्थानांतरित करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ये परिवर्तित नहीं करता है। पावर और फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, पावर और फ्रीक्वेंसी जो है इसको ये परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, इसको ये परिवर्तित नहीं करता है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर में हमिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटोस्ट्रैक्शन फोर्स क्या है? मैग्नेटोस्ट्रैक्शन फोर्स जो है, मैग्नेटोस्ट्रैक्शन फोर्स, इसको इसके आगे फोर्स भी रहता है दोस्तों, मैग्नेटोस्ट्रैक्शन फोर्स, इसके कारण जो है ट्रांसफार्मर में हमको हमिंग साउंड सुनाई देता है, हमिंग साउंड। ठीक है, आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर खालिस्तान चलते हैं। तो दोस्तों लोड शक्ति गुणक पर आधारित, शक्ति गुणक पावर फैक्टर पर जो है ट्रांसफार्मर आपके कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लुमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? लुमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई, तो लुमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई आपको पता होंगी, ल्यूमेन। ठीक है, लुमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? ल्यूमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम वाष्प लैंप की आंतरिक निस्सरण नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा, जो सोडियम वाष्प लैंप जो है ना, उसकी आंतरिक निष्करण जो नलिका होती है, डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें हम जो है नियॉन गैस का उपयोग करते हैं। कौन सी? नियॉन गैस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप किस तापमान पर कार्य कर सकते हैं? पूछा है कि गैसों से भरा जो टंगस्टन फिलामेंट है वो लैंप जो है किस तापमान पर कार्य करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सेल्सियस। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि हम रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़ दें तो क्या होगा? यदि हम रोटर प्रतिरोध में, ठीक है, रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध अगर जोड़ देंगे तो उसका जो आरंभिक बला गुण है दोस्तों उसमें वृद्धि होगी। और याद रखिएगा, जैसे ही आरंभिक बला गुण में वृद्धि होगी और उसी के साथ जो है उसकी जो करंट है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन अधिकतम बला गुण आपका अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर ये वाला है। पर याद रखिएगा इसमें जो है एक चीज और पूछ ली जाती है, जैसे ही आप रेजिस्टेंस का मान आप जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो आपकी जो आई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, थ्री फेज प्रेरण मोटर के दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो थ्री फेज प्रेरण मोटर में आपको पता होंगे दोस्तों, एक जो होता है रोटर होता है, जो घूर्णन करने वाला जो पार्ट होता है, घूर्णन करने वाला पार्ट, ये घूर्णन लिखा ही हुआ है, घूर्णन करने वाला पार्ट जो होता है रोटर होता है, और स्टेटर जो होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, अगला है, एकल फेज मोटर को चलाने वाले भिन्नात्मक हॉर्स पावर, ठीक है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर संधारित्र की आरंभिक धारिता लगभग क्या होती है? तो 300 माइक्रोफैरड होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन नया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, समान अश्व शक्ति की मोटर और बलाघूर्ण लोड के लिए एकल फेज प्रेरण मोटर का स्लिप तीन फेज प्रेरण मोटर के स्लिप से जो है अधिक होता है। ठीक है, सिंगल फेज मोटर का जो स्लिप का मान है उस आपका थ्री फेज प्रेरण मोटर के स्लिप के मान से क्या होगा? अधिक होगा। आगे देखते हैं, टू वे एक सिंगल पोल स्विच, टू वे एक सिंगल पोल, मतलब टू वे सिंगल पोल स्विच जो है खालिस्तान में संयोजन को नियंत्रित करता है। तो एक तार के दो स्थानों को नियंत्रित करेगा, एक तार के दो स्थानों को वो नियंत्रित करेगा। अगला क्वेश्चन है, घर की वायरिंग में
प्रयुक्त लूपिंग इन और लूपिंग आउट पद्धति में फेज वायरिंग खालिस्तान से लुप्त इन लूप्ड आउट होती है। तो स्विच से आपका जो है लूप इन और लूप आउट होती है, याद रखिएगा। यदि Q आवेश और C संधारित्र की क्षमता हो तो आपका जो संधारित्र है कैपेसिटर में संचित ऊर्जा क्या होगी? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C। क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन C। आगे देखते हैं C2। देखते हैं एक तुल्यकालिक मोटर को तुल्यकालिक गति पर चलाने का कारण क्या है? तो स्टेटर और रोटर ध्रुवों के मध्य चुंबकीय लॉकिंग करना। ठीक है, स्टेटर और रोटर के ध्रुवों के मध्य चुंबकीय लॉकिंग करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार आपका जो अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा, मध्यमा जो है आपका मध्यमा, ठीक है, मध्यमा याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो तर्जनी है आपकी ये जो है आपकी करंट की दिशा को बताएगी। और इन तीनों के मध्य जो है दोस्तों 90 अंश का फेज डिफरेंस होता है, 90 अंश का फेज डिफरेंस आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, एक रोटरी कन्वर्टर में एक रोटरी कन्वर्टर में सामान्यतः खाली स्थान होता है। तो रोटरी कन्वर्टर जो है तुल्यकालिक मोटर और डीसी जनरेटर का एक संयोजन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रोटरी कन्वर्टर जो है सिंक्रोनस मोटर और डीसी जनरेटर का एक संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थायरिस्टर परिवार है थायरिस्टर परिवार से कौन सा है? तो एससीआर आपका जो थायरिस्टर परिवार से माना जाता है, और इसका उपयोग जो है मोटरों में हम स्पीड कंट्रोल के लिए भी करते हैं। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एक 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री क्या होगी? एक 4 पोल मशीन की कुल विद्युत डिग्री क्या होगी? तो 720 अंश सेल्सियस होगी 4 पोल की। ठीक है, एक इकाई है जिसके द्वारा एसी विद्युत तंत्र पावर सिस्टम में प्रतिघाती रिएक्टिव शक्ति को दर्शाया जाता है, VAR। या इसको कई बार क्या पूछा जाता है, KVAR भी पूछा जाएगा। क्या KVAR है ना, किलो वोल्ट एम्पियर आपका आ जाएगा। और जो W है आपका आपकी पावर है, VA पूछा जाता है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर। तो इसको VAR या KVAR से आप किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर से आप इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल मोटर खाली स्थान पर कार्य कर सकती है। तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे जो है आपकी जो यूनिवर्सल मोटर है, याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल मोटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी एसी और डीसी दोनों पे जो है ये कार्य कर सकती है, याद रखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। और एक पंप मोटर में गलत कनेक्शन के कारण घूर्णन रोटेशन की दिशा गलत हो गई, आपका ध्यान इस त्रुटि पर कैसे जाएगा? तो पंप द्वारा पानी की आपूर्ति ना होना, जब आपका पंप अगर पानी नहीं फेंक रहा है दोस्तों, तब आप समझ जाएंगे कि मोटर कनेक्शन जो है चेंज है, उल्टे हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रकार का वातन तार है जो मिक्सर लिक्विडाइजर की मोटर के आर्मेचर को पुनः कुंडलन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो सुपर इनेमल से ढका तांबे का तार होता है दोस्तों, इसका याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है वो अनुचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयोजी, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन प्लायर, इसको हिंदी में क्या दिया है आपका, संयोजी संडसी खालिस्तान के लिए प्रयोग नहीं होती। तो काटने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। काटने के लिए भी आप कंडक्टर को काटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पकड़ने के लिए कर सकते हैं, पीटने के लिए नहीं करेंगे आप लोग, पीटना थोड़ी है हमें। आगे देखते हैं, कोई उनकी लड़ाई थोड़ी हो गई दोस्तों जो एक दूसरे को मारेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, नाइक्रोम, अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम खालिस्तान में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। जो नाइक्रोम है हमारा खालिस्तान के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, पूछा है। तो हीटर कुंडली के रूप में आपका जो है नाइक्रोम का हम उपयोग करते हैं। नाइक्रोम का उपयोग कहाँ करेंगे? तो हीटर कुंडली के रूप में। ठीक है, कहाँ करेंगे? हीटर कुंडली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि 30 ओम 15 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो उनका संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, समांतर क्रम में जो है इस टाइप से आपके प्रतिरोध जुड़ते हैं। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, 1/R = के रूप में आपके सारे प्रतिरोध जो हैं जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 ओम। अगला है हमारा, शुद्ध प्रेरकत्व एसी परिपथ में खालिस्तान होते हैं। तो आप लोग देखिएगा, शुद्ध एसी परिपथ में क्या होता है वही पूछा है। तो दोस्तों शुद्ध प्रेरकत्व जो एसी परिपथ है उसमें याद रखिएगा, धारा वोल्टेज से जो है 90 डिग्री लैग करती है। ठीक है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडक्टेंस की एसआई इकाई हेनरी है
और प्रेरणी की प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस की ऐसा इकाई क्या होगी पूछा है। तो दोनों की जो इकाई है दोस्तों, एक चीज याद रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस और ओम वगैरह की जो रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो ओम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसी श्रेणी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कितना होता है। ठीक है, पावर फैक्टर के अनुपात में होता है, तो याद रखिए आर अपान जेड, ठीक है, आर अपान जेड, ये आपका पावर फैक्टर जो है होता है। अगला है, किसी श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा इंपिडेंस का मान मैग्नीट्यूड खालिस्तान के बराबर होता है। श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा का मान पूछा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों के सामने देख रहे होंगे आप लोग, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। थ्री फेज संतुलित परिपथ में 2 वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति मापन करने पर यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक रीडिंग देता है, तो इसका अर्थ है कि लैग जो है, आपका जो कोण है वो कितना होगा, तो 60 अंश से अधिक होगा, ठीक है, अगर ऋणात्मक रीडिंग देता है तो वाट मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। आर्मेचर कुंडलन में 2 संलग्न ध्रुवों के मध्य दूरी को कहा जाता है, तो पोल पिच कहते हैं उसे, याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला द्वितीयक सेल जो है वो क्या है, तो ठीक है, आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेड एसिड सेल, ठीक है। बैटरी का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोड है वह जो है विद्युत का जो है उत्तम संवाहक है ना, मतलब कंडक्टर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के आपेक्षित घनत्व को, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, अम्ल के स्पेसिफिक ग्रेविटी को खालिस्तान की सहायता से जांचा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो हाइड्रोमीटर होता है ये आपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। और आर्द्रता अगर बोलता है तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करेंगे, और लेक्टोमीटर बोलता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्षेत्र तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, फील्ड इंटेंसिटी की एसआई इकाई पूछा है, तो न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे टीए में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, जो उसी का पूरा पेपर है ये, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन। अगला है, 100 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो ठीक है, 100 ओम के अगर 3 संधारित्र जुड़े हैं तो 33.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो में गैंग कंडेंसर का क्या उपयोग है, का एक प्रकार पूछा है, तो याद रखिएगा जो गैंग संधारित्र है उसका वायु संधारित्र का जो है उसका एक प्रकार है, ठीक है, गैंग संधारित्र। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की प्लेट के आवेश को किस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, तो Q इजिकल टू सीवी होता है दोस्तों, Q इजिकल टू सीवी, तो इसका 3 वाला जो है राइट आंसर है। और विद्युत ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य तो एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, ट्रांसफार्मर का कार्य ही होता है दोस्तों, जो हमारी एसी वोल्टेज होती है उसको घटाना या बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन से हरास ट्रांसफार्मर घटित नहीं होते लेकिन घूर्णी रोटेटिंग विद्युत मशीन में होते हैं, तो घर्षण तथा वायु घर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन फेज लोड द्वारा ली गई शक्ति को इस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाएगा, तो थ्री फेज की जो शक्ति है दोस्तों उसका सूत्र ही आप याद रखेंगे, ये उसका फार्मूला ही होता है √3 VL IL cos फाइव, ठीक है, √3 VL IL cos फाइव। VL और IL जो होता है लोड वोल्टेज और लोड की करंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, खालिस्तान का मापक केवल दिष्ट धारा को मापने के लिए उपयुक्त है। खालिस्तान का मापक केवल दिष्ट धारा, जब भी दिष्ट धारा की बात की जाए तो याद रखिएगा स्थायी चुंबक जो है हम लोग परमानेंट मैग्नेट टाइप के जो होते हैं उन्हीं का अपन उपयोग करेंगे दिष्ट धारा के लिए। और मूविंग आयरन जो होते हैं वो एसी और डीसी हम दोनों उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीसी अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए खालिस्तान प्रयुक्त किया जाता है, जैसे ही अगर डीसी अमीटर की हमको रेंज बढ़ाना है तो संट का हम उसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है, काय का करेंगे, संट का। संट जो है संट प्रतिरोध उसमें लगा देते हैं, याद रखिएगा। मेगा ओम मीटर को विशेष रूप से खालिस्तान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध मेगर है वो, मेगर ओम मीटर को विशेष रूप से उच्च प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसका उपयोग भी करते हैं। निम्नलिखित में से किसी अमीटर का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के मापन में होता है,
तो इंडक्शन टाइप याद रखिएगा, इंडक्शन टाइप के जो धारा के जो मापने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे तो एसी के लिए, ठीक है। अमीटर में इंडक्शन टाइप का यूज करते हैं। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाते हैं तो यह अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है। याद रखिएगा, जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जब आप पानी मिलाएंगे तो इसकी जो ऊष्मा है वो बढ़ जाती है। सोडियम वाष्प लैंप का प्रज्वलन वोल्टेज है तो 400 वोल्ट से 600 वोल्ट तक के हम इसका उपयोग के बीच में इसका प्रज्वलन वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की अपेक्षित परागम्यता मतलब परमिबिलिटी खालिस्तान होती है। निर्वात की पूछे तो आप निर्वात और एयर, दोस्तों याद रखिएगा, निर्यात और एयर की अगर अपेक्षित परमिबिलिटी पूछे तो एक आएगा, ठीक है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है, चुंबकीय वाहक बल, और 1 मिनट इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर अगर ये है तो ये आपकी, याद रखिएगा, ये अपेक्षित चुंबकीयशीलता नहीं होती है, निरपेक्ष चुंबकीयशीलता होती है, ठीक है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई है तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई जो होती है एम्पियर टर्न होती है। अगला है, स्थायी चुंबक चल कुंडली दिष्टकारी पीएमएमसी रेक्टिफायर प्रारूप के यंत्र का विक्षेपण बलागुण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रत्यावर्ती मात्रा के खालिस्तान मान के समानुपाती होता है। तो वो जो है औसत मान के समानुपाती होता है। अगला देखते हैं, एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। पंच संयोजी पेंटावैलेंट अशुद्धि में पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नाम से स्पष्ट पंच संयोजी, अशुद्धि में तो पांच इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की मात्रा होगी उसमें। अगला है, जर्मोनियम के लिए पीएन संधि पर बैरियर वोल्टेज लगभग, जर्मनी के लिए पूछा जाए तो 0.3 वोल्ट, ठीक है। जर्मोनियम के लिए अगर पूछा जाए तो 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए अगर पूछा जाए तो आपका 0.7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला है, अर्ध तरंग दिष्टघारी की अर्ध तरंग दिष्ट कारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों, हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसकी जो दक्षता है 40.6%, ठीक है, 40.6%। और यहीं पे अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर अगर पूछा जाता तो इसकी जो दक्षता है 81.2% तक होती है, ठीक है, 81.2% तक के होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनियर डायोड का प्रयोग मुख्यतः खालिस्तान के तौर पर होता है। जीनियर डायोड का प्रयोग मुख्यतः खालिस्तान के तौर पर होता है। तो जीनियर डायोड जो है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, वोल्टेज नियामक के रूप में, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन है 71, ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक मतलब अमीटर खालिस्तान डोपिंग होता है। तो अधिकतम खालिज आपका जो ट्रांजिस्टर का जो इमीटर होता है उत्सर्जक, उसमें डोपिंग की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा, और बेस में सबसे कम होती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ट्रांजिस्टर में खालिस्तान होता है तो ट्रांजिस्टर के जो इमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के बराबर होती है। 4 वाला राइट आंसर है। एक सामान्य उत्सर्जक विन्यास में जुड़े हुए ट्रांजिस्टर के इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज के मध्य फेज अंतर खालिस्तान होगा। तो इसके बीच जो फेज अंतर 180 अंश का फेज अंतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एसी को डीसी में बदलता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए आप दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत है। एसी को अगर डीसी में परिवर्तित करना है, एसी को आप अगर डीसी में परिवर्तित करते हैं, याद रखिए, तो वहां पे जो है आप रेक्टिफायर का यूज करेंगे। क्या? रेक्टिफायर का, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में अगर बोलता, डीसी को एसी में अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलता, तब जाके हम जो है इन्वर्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्शन भी लगा था इस क्वेश्चन में, ठीक है, और इसका देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, एक ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह कब काम करता है? तो ओपन स्विच की भांति ट्रांजिस्टर कब काम करेगा? जब उत्सर्जक संधि और संग्राही संधि जो है दोनों आपकी जो है रिवर्स बायस में अगर जब जुड़े होंगे, रिवर्स बायस अगर में जुड़े होंगे तो वो आपका ओपन स्विच की भांति काम करेगा। और अगर फॉरवर्ड बायस में अगर जुड़े रहेंगे तो जो है वो आपका बंद परिपथ, बंद स्विच की भांति काम करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये नॉनटेक है दोस्तों, नॉनटेक को देख लेते हैं कैसा नॉनटेक आया था इसका। तो दोस्तों नॉनटेक देख लेते हैं कि जो हमारा जो टीओ का जो नॉनटेक है वो किस टाइप से आया था। महाकाव्य महाभारत में भीम का पुत्र कौन था? तो घटोत्कच, दोस्तों सभी को पता होगा।
एवरेस्ट पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, एवरेस्ट फतह को जब फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला है, बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नॉनटेक है दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, एनएसई की। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिनियम भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 370 जो अभी हट चुका है दोस्तों। ठीक है, अगला है, टंगस्टन तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? डब्लू। ठीक है, कार्बन। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने 2004 के ओलंपिक में कौन से खेल में रजत पदक जीता था? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर निशानेबाज थे दोस्तों, याद रखिएगा। लाठी खेला, सकवे, कलारी कुश्ती, थांग टा और सिलम्बाट किस प्रकार के खेल हैं? तो ये मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। अगला है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 पर इसको दोस्तों अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2018 की बात हो गई। दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नीदरलैंड में गोल्डन स्पाइक की बैठक में पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये गवित मुरली कुमार हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग 5 नंबर की आई थी, देख लीजिएगा आप लोग। रीजनिंग 5 नंबर की थी इसमें टीए में। और ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और रीजनिंग के हैं। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। ठीक है, चलिए अगला पेपर देखते हैं। अगला हमारा जो पेपर है उसको देखते हैं कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इंदौर जोन का पेपर है। इंदौर आप लोग देख सकते हैं, इंदौर जोन का आपका पेपर है ये। ठीक है, और इसमें भी जो है 75 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं। एलए का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंदौर जोन का है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजली के कारण लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बिजली से संबंधित लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है क्लास सी। ठीक है, इसलिए क्लास सी में रखा जाता है दोस्तों बिजली से संबंधित आग को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, BIS के नियम के अनुसार जो है क्लास सी में दिया हुआ है, जबकि आप जो बुक्स में देखते होंगे दोस्तों उसमें क्लास डी है। तो क्लास डी इसका राइट आंसर नहीं है, मैंने इससे पहले जो है आपको बताया भी है। तो दोस्तों, आपका जो क्लास सी है, आप बिजली से संबंधित आग जब भी पूछा जाता है तो आप क्लास सी में ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारी निम्बी की बुक के अनुसार हर जगह जो है क्लास डी दिया हुआ है। क्लास डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। BIS के नियम के अनुसार दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा क्लास सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीकेज विद्युत धारा की कितनी मात्रा छाती से गुजरने के बाद मनुष्य की श्वसन क्रिया को रोक सकती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे 20 मिली एम्पियर से कम की धारा है तो जो मांसपेशियां हैं उस पर प्रभाव इफेक्ट होता है, मांसपेशियां खिंचा जाती है। और अगर 20 एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक के बोला, या 20 मिली एम्पियर से अगर 50 मिली एम्पियर के बीच में बोलता है, 20 मिली एम्पियर से ऊपर की धारा पे बोलता है, तो जो मनुष्य की जो है मृत्यु भी हो सकती है, या उसकी जो श्वसन क्रिया है वो रुक सकती है। तो इसका राइट आंसर है 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर। कौन सा संबंध लीकेज विद्युत धारा की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कुल मिलाकर के जो है धारा की गणना पूछा था इसमें, आई इज इक्वल टू जो होता है V/R होता है, तो इसमें दिया है E/R। तो ई दोस्तों EMF का है, EMF/R करके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगला है हमारा, कौन सा मानक संकेत किलोवाट घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा मानक संकेत किलोवाट घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है पूछा जाए तो आपका किलोवाट हावर जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसमें खास करके याद रखिएगा, स्मॉल के रहेगा और डब्ल्यू जो है कैपिटल रहेगा और एच जो है स्मॉल रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी विद्युत धारा के मामले में एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे की चालकता कितनी होती है? दोस्तों, डीसी विद्युत धारा के मामले में अगर एल्यूमिनियम की चालकता पूछा जाए तांबे की तुलना में तो दोस्तों 61% होती है, याद रखिएगा। कई बुकों में दोस्तों 56% दिया है, तो उसे आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अरिहंत की बुक में भी आप देखेंगे तो 56% करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों 56% को आपको याद नहीं रखना है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारे जो पुराने क्वेश्चन पेपर आए हुए इसमें 61% दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि जब हम पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे जो हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती है। तो आप लोग पूरे पेपर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके परिणाम और दिशा में समय के साथ परिवर्तन आ जाता है? तो दोस्तों जो है आपका AC विद्युत धारा जो है उसमें समय और दिशा जो है दोनों परिवर्तित हो जाती है समय के साथ, परिणाम और दिशा। अगला है आपका 10 की घात -6 एम्पियर किसके बराबर है? तो दोस्तों माइक्रो
आपका जो है 10⁻⁻6 को प्रदर्शित करेगा। मिली अगर पूछा जाए तो 10⁻³ और नैनो अगर पूछा जाए तो 10⁻⁹। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कूलाम किसके बराबर है दोस्तों? एक कूलाम 6.29 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के जो है एक आवेश के जो है वो बराबर होता है। एक कूलाम इजिकल टू जो है 6.29 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के जो है बराबर होता है। एक वैकल्पिक मात्रा में परिवर्तन जो है किसके बराबर होता है? एक वैकल्पिक मात्रा में परिवर्तन जो है 180 अंश जो है फेज डिफरेंस के जो है वो बराबर होता है। एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोई बिंदु है, याद रखिएगा, कोई भी बिंदु है उसमें जो है विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको जो है विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर में जो है अंतर होना चाहिए, तभी आपकी विद्युत धारा जो है प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम अर्थात I समानुपाती V किसके लिए लागू होता है? तो दोस्तों जो एक स्थिर सुचालक धातु है, जैसे आपके एक नाइक्रोम और यूरेका, दोस्तों नाइक्रोम और यूरेका का ही हम लोग ओम्स लॉ के नियम में प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, आर्क लैंप में ओम का नियम प्रयोग नहीं होता है। आपका आर्क लैंप में ओम का नियम प्रयोग नहीं होता, विद्युत अपघट्य में भी नहीं होता। धातु जो विद्युत प्रवाह के कारण गर्म हो जाती है वहाँ पे भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है हमारा, प्रतिरोध एक सर्किट में किसका विरोध करता है? दोस्तों प्रतिरोध जो है आपको पता है विद्युत धारा का विरोध करता है। दोस्तों जो हमारे जो जितने भी जो पुराने पेपर है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन पेपर आते थे। अभी का जो अब लेवल है दोस्तों, थोड़ा सा हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए जो हम लोगों ने स्पेशल क्लास चालू कर चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लास देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं। अभी भी क्लासेस स्पेशल लाइन अटेंडेंस को लेकर क्लास है और उसमें टोटल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आप लोग एक क्लास जाकर के तो भी देखें, जो आपको समझ में आ जाए किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, एक पदार्थ की सुचालकता का गुण किसके अनुपातिक होता है? दोस्तों सुचालकता का जो गुण है 1/r के समानुपाती अनुपातिक होता है। जैसे ही r का मान बढ़ेगा तो उसकी जो सुचालकता है वो कम होती चली जाएगी। अगला है हमारा, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। परिपथ में अज्ञात विद्युत धाराएं ज्ञात करें। दिया गया है I1 = 10 एम्पियर, I2 = 4 एम्पियर, I5 = 3 एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा I3 1 एम्पियर, I4 6 एम्पियर, I6 7 एम्पियर और I7 जो है 10 एम्पियर इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर डाउट होता है दोस्तों, तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहां जाके मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टे तार और बिजली के खंभे के बीच में कौन सा विद्युत रोधी जो है लगाया जाएगा? तो याद रखिएगा, एक इंसुलेटर जो है हम स्टे तार और बिजली के खंभे के बीच लगाते, एक इंसुलेटर। ठीक है, एज इंटू इंसुलेटर, एक विद्युत रोधी। अगला है हमारा, कॉल बेल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का स्विच लगाया जाता है? तो दोस्तों हमारी जो बेल बटन होती है, कॉल बेल बटन होती है, उसको हमको जो है पुश बटन स्विच के माध्यम से उसको जो है नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रू लैंप होल्डर का उपयोग किस प्रकार के लैंप के लिए किया जाता है? तो दोस्तों स्क्रू लैंप होल्डर का जो उपयोग है 300 वाट से ऊपर वाले लैंपों के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IS 732 के नियम के अनुसार सीलिंग रोज का उपयोग कितने वोल्टेज आपूर्ति के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों सीलिंग रोज जो आप लोग घरों में देखते हैं उसका उपयोग जो है 250 वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा, तापानुशीतन कॉपर के तारों का उपयोग किस लिए करते हैं? दोस्तों वायरिंग के लिए आप जो है कॉपर का उपयोग करते हैं, कॉपर के वायर का उपयोग करते हैं आप लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी परिपथ के लिए प्रयोग किए जाने वाले न्यूट्रल तार का रंग कौन सा होता है? दोस्तों डीसी परिपथ में अगर न्यूट्रल के लिए पूछा जाए तो आपका इसमें नीला दिया हुआ है दोस्तों, जबकि कई चीज़ें क्या होती है कि आप काला और लाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, पर इसमें आपका आंसर जो है नीला दिया हुआ है न्यूट्रल तार के लिए। तो ठीक है, नीला दिया हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा नीला आपको लगाना है। ठीक है, और हरा रंग अगर पूछा जाता है दोस्तों तो आपका जो हरा रंग है वो अर्थिंग के लिए करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 किसके लिए लागू होती है? तो दोस्तों कृषि परिसर की विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए जो है राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 किसके लिए लागू होती है पूछा तो कृषि परिसर की विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपूर्ण विद्युत रोधन के कारण पृथ्वी में विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो अपूर्ण विद्युत रोधन के कारण पृथ्वी में विद्युत धारा के प्रवाह को दोस्तों भूमि से विद्युत लीकेज अपन कहते हैं, जो अपन अर्थिंग के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उपकरण जिसे किसी संचालन की स्थिति में हिलाया जाता है या जिसे आपूर्ति से जुड़े होने के बावजूद सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अपन उसे वहनीय उपकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है 11 केवी आरएमएस के सांकेतिक वोल्टेज प्रणाली के लिए निर्मित एक पिन विद्युत रोधी के लिए उच्चतम वोल्टेज प्रणाली क्या होगी? दोस्तों पिन इंसुलेटर के लिए पूछा जाए तो अगर 11 केवी आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसका जो है 1 केवी का आप बढ़ा करके मान सकते हैं, तो उसका 12 केवी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। अगला है उस अवरोधक की पहचान करें जो भूमि त्रुटि विद्युत होने पर परिपथ को ट्रिप कर देता है। दोस्तों भूमि त्रुटि विद्युत होने पर पूछा है, याद रखिएगा, भूमि त्रुटि विद्युत होने पर मतलब अर्थ लीकेज फॉल्ट, इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो अर्थ लीकेज फॉल्ट। ठीक है, तो इसका आरसीसी भी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्यूज या एमसीबी बॉडी पर दिए गए एम्पियर रेटिंग को क्या कहा जाता है? दोस्तों फ्यूज हो या एमसीबी बॉडी हो, उस पर जो आप एम्पियर रेटिंग देते हैं उसे सांकेतिक विद्युत धारा जो है हम लोग कहते हैं सांकेतिक विद्युत धारा। इसमें ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले रहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा विघात, सांकेतिक विद्युत धारा, विद्युत धारा ट्रिपिंग, लघु परिपथ विद्युत धारा। तो दोस्तों याद रखिएगा सांकेतिक विद्युत धारा है। फ्यूज या एमसीबी बॉडी पर जो धारा की आप एम्पियर रेटिंग देते हैं उसे सांकेतिक विद्युत धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु परिपथ अवरोधक को किस सीमा तक की विद्युत धारा तक के लिए बनाया जाता है? तो लघु परिपथ अवरोधक को जो है किस सीमा तक की विद्युत धारा के लिए बनाया जाएगा? दोस्तों जो आपका लघु परिपथ है इसको इंग्लिश में याद रख लीजिएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो 100 एम्पियर तक के इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। इस आकृति में कौन सा संबंध किरचॉफ की विद्युत धारा के नियम की पुष्टि करता है? तो दोस्तों किरचॉफ का विद्युत धारा के नियम की पुष्टि करेगा, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो आपका शून्य होता है। ठीक है, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संबंध फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से संबंधित है? तो दोस्तों M = Z × I × T। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार दोस्तों M = Z × I × T होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा नियम कहता है कि एक विद्युत अपघट्य के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए रासायनिक निक्षेप इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुपातिक होता है? दोस्तों याद रखिएगा जब भी विद्युत अपघट्य की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की बात करें हम लोग, तो फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम जो है आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत लेपन प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा की आपूर्ति की प्रकृति क्या है? विद्युत लेपन में दोस्तों ठीक है याद रखिएगा, विद्युत लेपन की बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दोस्तों आपका जो है डीसी धारा की हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी, कम वोल्टेज उच्च विद्युत धारा, जिसमें वोल्टेज का मान कम होना चाहिए और धारा का मान कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, डीसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? तो 0.4975 इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक एसी विद्युत तरंगकार के परिणाम और दिशा में पूरी तरह से परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हम जो है चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंप्लीट चक्र के नाम से उसे जाना जाता है, जो 360 डिग्री का आपका एक कंप्लीट चक्र होता है, जो इस टाइप से होता है दोस्तों। ये आपका वेव फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 अंश से स्टार्ट होगा, 0 अंश से, और यहाँ पे जो है आपका 90 अंश होगा, यहाँ आपका 180 अंश होगा, और यहाँ पे 270 अंश होगा, और यहाँ पे आपका कंप्लीट साइकिल जो है 360 अंश की आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन टावर के लिए क्रॉस आर्म किससे बनाई जाती है? क्रॉस आर्म दोस्तों ट्रांसमिशन टावर में जो आपका क्रॉस आर्म जो यूज़ करते हैं अपन स्टील के करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को जो है हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। एक वैकल्पिक मात्रा के आयताकार तरंग के लिए शीर्ष कारक का मान क्या? तो आप इसमें जो है आपका पिक फैक्टर पूछा है दोस्तों, पिक फैक्टर जो होता है आपका 1 होता है। ठीक है, पिक फैक्टर। अगला है 12 पोल और 500 आरपीएम की गति वाले एक अल्टरनेटर उत्पादक की आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों इसमें आपका सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला लगता है, सिंक्रोनस स्पीड NS = 120 F/P। आप इससे आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेरकत्व L के शुद्ध प्रेरण कुंडली के मामले में AC वोल्टेज और विद्युत धारा का व्यवहार कैसा होगा?
दोस्तों वोल्टेज विद्युत धारा से जो है प्रेरकत्व के मामले में इंडक्टेंस के मामले में, इंडक्टर के मामले में जो विद्युत धारा है वोल्टेज से जो 90 डिग्री आपकी आगे रहेगी। मतलब वोल्टेज जो है, इसमें वोल्टेज का मान कैसा रहेगा, 90 डिग्री आगे रहेगा। और अगर आप लोग को मैं और फिर से बता दूं कि अगर कैपेसिटर बोला जाता है, आपका शुद्ध संधारित्र पूछा जाता है, तो शुद्ध संधारित्र में करंट का मान आपका कैसा रहेगा, आगे रहेगा। कितना डिग्री आगे रहेगा, तो आपका 90 डिग्री आगे रहेगा। आई का मान 20 है, ठीक है, 90 डिग्री आगे रहता है। आगे देखते हैं, एक एसी परिपथ के प्रेरकीय प्रतिघात में विकसित शक्ति को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक एसी परिपथ के प्रेरकीय प्रतिघात में विकसित शक्ति को जो है दोस्तों अभिक्रियाशील शक्ति या रिएक्टिव पावर के नाम से हम उसको जानते हैं, याद रखिएगा। एक 3 फेज प्रेरण मोटर में अल्टरनेट में 3 स्वतंत्र आर्मेचर वाइंडिंग होती है, तो जो है 120 अंश विद्युत डिग्री की दूरी पर होते हैं। दोस्तों 3 फेज की बात करें तो 120 अंश का फेज अंतर रहेगा, और अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो आपका 90 अंश का फेज डिफरेंस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रतिरोध कौन सा कारक पर निर्भर करता है। मृदा का जो प्रतिरोध है कौन से कारक पर निर्भर करता है। दोस्तों जैसे ही मृदा की नमी की मात्रा पे वो निर्भर करेगा प्रतिरोध, और नमी अगर बढ़ती है दोस्तों, नमी का मान अगर बढ़ेगा, मृदा में नमी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान जो है कम होता चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IS 3043 के अनुसार शब्द भूसंपर्क और ग्राउंडिंग है, तो ये दोस्तों दोनों जो है पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिएगा, एक डीसी मोटर के घूर्णन भाग को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो डीसी मोटर में जो घूर्णन करने वाला जो पार्ट होता है आर्मेचर होता है, और इसमें जो स्टेटर होता है दोस्तों, तो इसमें स्टेटर की जगह जो है फील्ड वाइंडिंग आप लोग प्रयोग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग आप लोग इसमें प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, डीसी जनरेटर किस भाग में क्षेत्र विद्युत उत्पन्न के लिए उपलब्ध होता है। दोस्तों डीसी जनरेटर किस भाग में क्षेत्र विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। मतलब क्षेत्र विद्युत पूछा है, याद रखिएगा। क्षेत्र विद्युत मतलब आपका फील्ड करंट जो है कहाँ पे उत्पन्न होगी, तो योक में। दोस्तों आपकी जो योक जो है होती है, योक मतलब जो बॉडी होती है, उसमें आपका फील्ड पोल्स स्थापित होते हैं, फील्ड पोल्स स्थापित होते हैं, वहाँ पे आपकी फील्ड करंट का उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत हमारा आधारित होता है। अगला है, कौन सा नियम सिद्धांत डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है। दोस्तों डीसी मोटर में घूर्णन की दिशा को निर्धारित करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और आपका डीसी जनरेटर की अगर बात करें तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा अगर हमको ज्ञात करनी हो तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो इसमें बैक ईएमएफ का मान क्या होगा। दोस्तों जब मोटर स्थिर अवस्था में होगी ना, कोई डीसी मोटर है तो उसमें अगर स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में नहीं है, वो स्थिर अवस्था में है ना, तो उसके पोल भी असंतृप्त होंगे जब स्थिर अवस्था में है, तो याद रखिएगा, तो उसमें बैक ईएमएफ का जो मान है वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब क्षेत्रीय फ्लक्स में वृद्धि की जाती है तो डीसी मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों जब क्षेत्रीय फ्लक्स में वृद्धि करेंगे, क्षेत्रीय फ्लक्स में याद रखिएगा, जैसे आपको जो ये आपका एक डीसी मोटर है, इसमें जो है 2 फील्ड वाइंडिंग रहती है, ठीक है, क्या है, 2 फील्ड वाइंडिंग मैं बना रहा हूँ, ये फील्ड वाइंडिंग है। तो इसमें जो वाइंडिंग रहती है दोस्तों, यहाँ पे जो वाइंडिंग रहती है फील्ड पोल में, उसमें अगर टर्नों की संख्या में या उसमें क्या पूछा है, क्षेत्रीय फ्लक्स, और यहाँ पे इसकी जो फ्लक्स चलती है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी, तो उसमें अगर वृद्धि की जाती है तो डीसी मोटर की गति में दोस्तों उसकी गति जो है ना घट जाती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस स्थिति में डीसी शंट मोटर की गति 100% बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों जब अलग रियोस्टेट का प्रतिरोध और क्षेत्रीय वाइंडिंग प्रतिरोध का मान जब बराबर होगा तो आपका जो है मोटर की स्पीड को आप 100% जो है बढ़ा सकते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर के द्वारा निर्मित बलाघूर्ण के लिए कौन सा संबंध सही है। सीजीएस प्रणाली में पूछा है दोस्तों, यदि पोल की संख्या P प्रत्येक पोल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स आर्मेचर की कंडक्टर की संख्या Z और प्रत्येक आर्मेचर की कंडक्टर में विद्युत धारा IC है, तो आपका दोस्तों याद रखिएगा ये इसका जो है T = आपका ये होता है, ठीक है, बलाघूर्ण मतलब T = टॉर्क न्यूटन मीटर इसका जो है आपका SI इकाई होती है, ठीक है, न्यूटन मीटर।
द्वितीयक वाइंडिंग में पारस्परिक प्रेरण के कारण आप ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करता है। दोस्तों आउटपुट वोल्टेज जैसे आप लोग ध्यान देंगे, ये आपका एक डीसी जनरेटर है, मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर वाइंडिंग की गई है, यहाँ पे अगर वाइंडिंग की गई है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो इसमें अगर हम टर्नों की संख्या, ये जो टर्नों की संख्या को अगर अपन बढ़ा देते हैं सेकेंडरी में, तो आपकी सेकेंडरी की वोल्टेज जो है बढ़ जाती है। याद रखिएगा, उपकरण जो बिजली की मात्रा का तात्कालिक मान इंगित करता है किस रूप में जाना जाता है, सांकेतिक उपकरण के रूप में जानते हैं दोस्तों। जो उसका तात्कालिक मान मतलब आरएमएस वैल्यू को जो इंगित करेगा उसे हम सांकेतिक उपकरण के नाम से जानेंगे। केवल डीसी की माप के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमको अगर डीसी मापना है दोस्तों, तो स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली टाइप का जो होता है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र का जो है हम लोग डीसी के लिए उपयोग करेंगे। और अगर आपको वहीं पर अगर एसी के लिए अगर पूछा जाए, तो एसी के लिए आप एमआई, और एमआई जो है एसी और आपका डीसी दोनों में उपयोगी होता है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों में एमआई टाइप के जो यंत्र होते हैं उपयोगी होते हैं, मूविंग आयरन टाइप के यंत्र। अगला है हमारा, एक परिपथ के इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करने और मेगा ओम के क्रम के प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मेगर का प्रयोग करते हैं। इंसुलेशन का प्रतिरोध जब भी आपको दे तो आप मेगर ही लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज प्रेरण मोटर की हवा अंतराल में एयर गैप में, डीसी प्रेरण मोटर की एयर गैप में हवा अंतराल दोस्तों एयर गैप को कहा जाता है, में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति किससे निर्धारित होती है। दोस्तों पोलों की संख्या और लागू वोल्टेज की आवृत्ति पे जो है वो निर्भर करती है। अगला है, हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। दोस्तों हवा की गति पूछा जाए तो एनोमीटर, हाइड्रोमीटर पूछा जाए तो आपका जो बैटरी होती है दोस्तों, उसमें अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए करते हैं। थर्मामीटर आपका हो जाएगा तापमान को मापने के लिए। दाब मापी जो है दाब को मापने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोवोल्टिक प्रणाली में सौर सेलों को एक श्रृंखला समांतर व्यवस्था में संयोजन किया जाता है, जिसे जो हम मॉड्यूल कहते हैं दोस्तों। जो हमारे आपके जो सेल होते हैं उनको सौर सेल, उनको अगर आप श्रृंखला और समांतर व्यवस्था में जो संयोजन होता है उसका जो एक बड़ा रूप है उसे मॉड्यूल कहा जाता है, मॉड्यूल कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन की वोल्टेज का स्तर क्या होता है, 11 केवी से 33 केवी। उच्च बोला तो 11 केवी से 33 केवी के बीच, अति उच्च बोला तो 33 केवी से ऊपर, और अगर मध्यम बोला, अगर आपका मीडियम बोलता है, मध्यम बोलता है, तो याद रखिएगा मीडियम में आपका जो है 650 वोल्ट आपकी आ जाएगी। और निम्न वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए, निम्न वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए तो 250 वोल्ट आपकी आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कंडक्टरों को टावरों से लटकाया क्यों जाता है। दोस्तों जमीन से अंतर में वृद्धि करने के लिए, जमीन से ऊपर जो उसकी जो हाइट है दोस्तों अधिक रहे, इसलिए हम उसको जो है कंडक्टरों को टावर में लटकाते हैं। याद रखिएगा। अगला है, विद्युत रोधी गेट के क्षेत्रीय प्रभाव वाले ट्रांजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। विद्युत रोधी गेट के क्षेत्रीय प्रभाव वाले ट्रांजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, मॉसफेट। मॉसफेट इसका राइट आंसर होने वाला है। यूजीटी में नहीं होता तो दोस्तों यूजीटी जो है उसमें इनपुट संकेत को प्रवर्धित, जो आपका एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल की आवश्यकता उसमें नहीं होती, उतनी क्षमता उसमें नहीं होती एम्पलीफायर करने के लिए, प्रवर्धित करने की क्षमता, जिसे हम एम्पलीफायर के रूप में जानते हैं। उच्चतम रैखिकता रेंज किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। दोस्तों उच्चतम रैखिकता रेंज पूछा है, उच्चतम रैखिकता रेंज किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है पूछे तो वर्ग ए प्रवर्धक, वर्ग ए क्लास ए एम्पलीफायर के रूप में जो है उच्चतम रैखिकता रेंज जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है, छिद्र होते हैं। दोस्तों छिद्र होता है पूछा है, अर्धचालक में एक वाहक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बनाई गई एक प्रवृत्ति आपका। और अगला है, इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। दोस्तों छिद्र जो होते हैं ना, अर्धचालक में एक वाहक होंगे और इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होगी उसमें। ठीक है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक यूजीटी में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजीटी, उसमें टर्मिनलों की जो संख्या है वो 3 होगी आपकी। ठीक है। अगला है, लोकस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। लोकस जो है ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए सक्रिय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, लोकस। केवीएल किसके लिए लागू होता है तो अस्थिर चुंबकीय रूप से जुड़े परिपथों के लिए लागू होगा। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ अस्थिर चुंबकीय रूप से जुड़े परिपथों में लागू होगा। याद रखिएगा, दिए गए फलन की छोटी प्रारूप है। दोस्तों जो दिया गया जो फलन है उसकी जो छोटी प्रारूप होगी C+AB। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
दिए गए वर्ग सी के प्रवर्धक के अनुनाद की आवृत्ति पूछा है दोस्तों। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अनुनाद की आवृत्ति 7.96 होती है। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक एसआई पदार्थ की आंतरिक एकाग्रता 1.5 इंटू 10 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है यदि इसे एन टाइप पदार्थ में डुबाया जाता है जिसकी सांद्रता 2.5 इंटू 10 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप छिद्र की एकाग्रता क्या होगी? तो 9 इंटू 10 प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका जो राइट आंसर है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझसे भेज सकते हैं। सॉल्यूशन आपको कुछ पलों में आपको मिल जाएगा, कुछ समय में आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। वर्ग सी हम दोस्तों इसमें सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो है समय का अभाव है दोस्तों, समय उसमें ज़्यादा लगेगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। वर्ग सी के प्रवर्धक के क्यू कारक में वृद्धि करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो दोस्तों परिपथ की जो बैंड विड्थ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ये प्रभाव उसमें नहीं होगा पूछा है। अगला है y इजिकल टू ए बी प्लस सी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नन गेट की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ b का पूरक b है, तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। अगला है एक प्रवर्धक में कुल हार्मोनिक्स विरूपण के प्रतिशत का पता लगाएं यदि मौलिक घटक 10 साइन 100 टी है और दोगुने तिगुने तथा 4 गुने मौलिक आवृत्ति वाले घटक के परिणाम जो है क्रमशः 1 2 3 वोल्ट हैं। दोस्तों इसका 37% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 60 डिकोडर को लागू करने के लिए उपयोग किए गए 1 इंटू 2 डिकोडर की संख्या होगी दोस्तों 15। अगला है हमारा 2s पूरक रूपण में -65 का बाइनरी प्रतिनिधित्व होगा, तो आपका इसका आप बाइनरी निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप बाइनरी उससे निकाल सकते हैं। एक सिलिकॉन नमूने में बोरान की डोपिंग करने पर क्या उत्पादित होता है? दोस्तों बोरान की जो आप डोपिंग करेंगे तो उसमें पी टाइप का पदार्थ आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों इसके बाद जो है आपका नॉन टेक है जनरल एप्टीट्यूड, जो इसमें आपके 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं इसको देख सकते हैं। इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, अगर आपसे नहीं बनेंगे तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है लगभग पूरे क्वेश्चन जो हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के ही पूछ लिए गए थे, ठीक है। टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इंदौर जोन का जो पेपर है उसमें टोटल रीजनिंग है दोस्तों। यहाँ से मैथ्स चालू हुई है आपकी, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के हैं, बाकी टोटल रीजनिंग के हैं, देख सकते हैं आप लोग। टोटल रीजनिंग और मैथ्स है, मैथ्स के अलावा कुछ भी नहीं पूछा है। तो ठीक है दोस्तों, आज अगला पेपर देखते हैं इसके बाद।